आज की क्लास में हम जनसंख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन या जनसंख्या से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स हमको डिस्कस करने हैं जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं। और आईएएस में तो नॉर्मली ऐसे ही आते ही है, हालांकि डेटा नहीं आएगा आईएएस में, यूपीएससी में डायरेक्टली, बट आरएस में जो एग्जाम है प्री में और मेंस में दोनों में ये चीज इंपॉर्टेंट है। प्री में कुछ एक छोटा मोटा डेटा आ सकता है, हालांकि आरएस के सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी के प्री वाले सेक्शन में पॉपुलेशन जनसंख्या नहीं लिखा हुआ है, बट राजस्थान ज्योग्राफी के सेक्शन में प्री में और मेंस में दोनों में लिखा हुआ है। इसलिए क्वेश्चन तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्री में भी पॉपुलेशन का और मेंस में तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही। तो इंडियन ज्योग्राफी के मेंस के सिलेबस में आरएस में पॉपुलेशन के ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। यूपीएससी के लिए बस बेसिक जानकारी होनी चाहिए इनकी। अब देखें अगर तो कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसके जनसंख्या के हमें देखने हैं। एक तो है जनसंख्या का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या का घनत्व, पॉपुलेशन की डेंसिटी, जनसंख्या वृद्धि मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी रहती है वो, साक्षरता लिटरेसी, लिंगानुपात सेक्स रेशो, ग्रामीण व शहरी जनसंख्या, रूरल और अर्बन जो पॉपुलेशन है, ये सेक्शंस हमको डिस्कस करने हैं। इनमें से अगर देखें आज की क्लास में हम ये तीनों जो टॉपिक्स हैं इन तीनों को डिस्कस करने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और ग्रोथ, वितरण, घनत्व और वृद्धि। सबसे पहले हम वितरण आदि की बात करें उससे पहले एक बेसिक वर्ल्ड लेवल का सिनेरियो देखते हैं कि इंडिया में किस तरह की स्थिति है। आपको याद होगा जब हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की थी तब हमने देखा था कि इंडिया का जो एरिया है टोटल वर्ल्ड के एरिया में से 2.4%, 2.4% क्षेत्रफल भारत में स्थित है, परंतु भारत में जनसंख्या कितनी निवास करती है, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। तो 2.4% एरिया में आप 17.5%, 17.5% पॉपुलेशन लेके बैठे हो वर्ल्ड की, कितनी नाइंसाफी। इतना सा एरिया, इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा जनसंख्या। तो इसीलिए जनसंख्या की स्थिति में आधार पर भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है, और हमारा भारत जो देश है वो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में पहुंच चुका है। और जहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है वहां संसाधनों के ऊपर, जो रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा होता है। लोग ज्यादा होंगे तो लैंड की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ये सारी समस्याएं जो है इनकी कहीं ना कहीं जड़ क्या है, जनसंख्या है। तो इसीलिए जनसंख्या एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है। तो अगर देखें वही मैंने अभी जो डिस्कस किया, क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जनसंख्या के आधार पर 17.5% है। और अगर हम 2011 की जनगणना देखें, सेंसस ऑफ 2011, तो उसके अकॉर्डिंग वैसे राउंड फिगर में इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ है, 121 करोड़। एग्जैक्ट फिगर्स में देखें तो 121.085 करोड़। सो ये 085 भी आप याद कर सकते हैं, नहीं भी होता तो 121 करोड़ करना काफी होगा। अब देखिए अगर हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपके सिलेबस में भी है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या का वितरण भारत में बहुत असमान है। जैसे हमने अभी तक काफी कुछ चीजें की हैं, भारत में वर्षा का वितरण, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन है। तो काफी रीजनल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, कहीं पर ज्यादा जनसंख्या है, कहीं पर कम जनसंख्या है। तो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये जो राज्य हैं, 5 राज्य, 1 2 3 4 एंड 5, इन 5 राज्यों में अगर हम क्षेत्रफल देखें तो इन 5 राज्यों में भारत के क्षेत्रफल का लगभग 30% एरिया इनमें आता है, इन स्टेट्स के अंदर। इन 5 राज्यों में 30% भारत का क्षेत्रफल है, परंतु जनसंख्या की अगर बात करें तो 50% जनसंख्या इन 5 राज्यों में निवास करती है, पॉपुलेशन। तो देखिए इन 5 राज्यों में भारत की 50% जनसंख्या है, बाकी राज्यों में जो है कम है उसकी तुलना में। तो अगर देखें ये कितने ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं, तो इन 5 राज्यों में इतनी ज्यादा जनसंख्या है। जबकि यहाँ पर अगर देखें उत्तरी और उत्तर पूर्वी जो पर्वतीय प्रदेश है, ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न, ये वाला सेक्शन, ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न सेक्शन जो है इंडिया का, यहाँ पर भारत के क्षेत्रफल का, एरिया का 16% पार्ट है।
जबकि कितनी जनसंख्या यहाँ निवास करती है? इस 16% एरिया पर केवल और केवल 4% जनसंख्या निवास करती है। इतना बड़ा एरिया और जनसंख्या इतनी कम प्रतिशत जनसंख्या का, और यहाँ पर एरिया केवल 30% और जनसंख्या 50%। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में। तो देखिए अभी जो हमने डिस्कस किया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वितरण असमान है, अनइवन है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इनके जैसे जो 5 राज्य हैं उसमें 30% क्षेत्रफल है भारत का, 50% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश जो है उनमें 16% क्षेत्रफल पर या क्षेत्र पर 4% जनसंख्या निवास करती है, या उससे भी कम, 4% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। तो इसलिए कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे कारण क्या है? असमान वितरण के पीछे कारण ये है कि बहुत सारे कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन को, जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, जैसे कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु, धरातल और ये सारी जो चीजें हैं वो इसमें आती हैं। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में जलवायु। जलवायु अगर अनुकूल होगी, ज्यादा उच्च तापमान ना हो, ज्यादा ठंड भी ना पड़े, फेवरेबल कंडीशंस हो क्लाइमेट की, तो पॉपुलेशन ज्यादा रहती है वहां पर। और जहां पर अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती जलवायु की, वहां जनसंख्या निवास कम पाया जाता है। उच्चावच रिलीफ फीचर्स में अगर देखें तो पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा जनसंख्या निवास नहीं करती, क्योंकि वहां पर जाना आना इतना सुगम नहीं होता, वहां ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, काफी सारे संसाधन जो है जीवन के लिए या रहने के लिए जो चाहिए वो वहां पे इतने ज्यादा उपलब्ध होते नहीं है। इसीलिए पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या निवास कम होता है, जबकि मैदान जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास पाया जाता है, क्योंकि मैदानों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होती है, इंडस्ट्रीज वगैरह आसानी से स्थापित कर सकते हैं। ये सारी सुविधा होने की वजह से मैदानों में ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में कम, और पठारी क्षेत्रों में मीडियम सी जो पॉपुलेशन है वो देखने को मिलती है। जल उपलब्धता, वाटर अवेलेबिलिटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, फैक्टर है। रिलीफ का मतलब होता है उच्चावच, उच्चावच का मतलब होता है रिलीफ, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। क्लाइमेट, और ये है जल उपलब्धता, मतलब वाटर अवेलेबिलिटी। जहां पर जल की उपलब्धता, वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, वहीं पर जनसंख्या निवास ज्यादा होता है। आपने देखा होगा अभी तक विश्व की जो प्रमुख सभ्यताएं विकसित हुई हैं, सिविलाइजेशंस डेवलप हुई हैं, वो किसी न किसी नदी के किनारे हुई। उसका कारण क्या है? जल उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण कारक है। इसी वजह से पश्चिमी राजस्थान में जहां जल कम उपलब्ध है वहां कम जनसंख्या निवास करती है, इसलिए वाटर अवेलेबिलिटी एक मेजर फैक्टर है। फिर है खनिज संसाधन। जहां मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं, तो जहां खनिज ज्यादा मिलेंगे वहां उद्योग ज्यादा स्थापित होंगे, उद्योग स्थापित होंगे तो लोगों के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध होगी। जहां रोजगार होंगे वहां पर लोग कहीं से भी शिफ्ट होकर आ जाएंगे, क्योंकि उनको रोजगार चाहिए होता है। तो इसीलिए जहां खनिज संपन्न क्षेत्र होता है, मिनरल रिच रीजन होता है, वहां पे भी पॉपुलेशन अच्छी खासी देखने को मिलती है। परिवहन सुविधाएं, ऐसा क्षेत्र, ऐसा रीजन जहां पे इजी कन्वेंस या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती है, वहां पर भी पॉपुलेशन ज्यादा निवास करती है, जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। और उसके अलावा सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक। इसमें सामाजिक, धार्मिक और ये सारे कारक अगर देखें, सांस्कृतिक वगैरह, तो अक्सर जो है लोग ऐसे क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं जहां उनके जैसे मिलते जुलते कल्चर के लोग रहते हो, उनके जैसी भाषा बोली जाती हो, उनके धर्म के लोग ज्यादा रहते हो। ऐसा लोग पर्सनली जो है उनका एक चॉइस होता है, पर्सनल चॉइस। जैसे साउथ इंडिया वाले जो लोग हैं वो प्रेफर करेंगे कि उनकी जॉब्स वगैरह या उनका रहना जो है वो ज्यादा साउथ इंडिया में ही वो पसंद करते हैं। नॉर्थ इंडियन जो है वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। हालांकि कई बार जॉब वगैरह के कारण उनको इधर उधर ट्रांसफर होता है, वो अलग चीज है, बट फिर भी उनकी प्रेफरेंस क्या रहती है, वो अपने एरिया में रहना चाहते हैं जहाँ पे उनके जैसा मिलता जुलता कल्चर हो, खान पान वहाँ के लोगों का वैसा हो जो उनको पसंद हो। आपने देखा होगा जब कभी हम घूमने जाते हैं तो हमारे यहाँ जैसा, राजस्थान जैसा जब हमें खाना नहीं मिलता है, मतलब चटकारेदार सब्जी और मसालेदार चीजें और दाल बाटी चूरमा, ये सारी चीजें ना मिले, और अगर हम साउथ इंडिया में कुछ समय के लिए घूमने भी जाते हैं तो वहां पर चावल के ऊपर ज्यादा जोर होता है, वहां पे सब्जियां में मतलब जो है इतना जिस तरह का राजस्थान में टेस्ट होता है वैसा टेस्ट नहीं होता। तो हम ऐसे एरिया में जाकर थोड़े टाइम बाद ऊब जाते हैं, या थोड़े टाइम बाद हमें याद आने लगती है हमारे कल्चर की, हमारे ईटिंग हैबिट्स की, इन सब की।
इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि वो वहां निवास करें जहां उनके जैसा मिलता जुलता कल्चर हो। और ये तो हो गए धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक कारक। राजनीतिक कारक को अगर देखें तो जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वहां लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखें जहां पे नक्सलवाद समस्याएं वगैरह ज्यादा है, वहां कोई भी बाय चॉइस, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो, ठीक है वहां के रेजिडेंट्स तो हैं ही, बट वहां बाहर से जाकर लोग रहना कम ही पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। और इसके अलावा बॉर्डर रीजन्स जो होते हैं जहाँ पे टेंशन बहुत ज्यादा होती है, जहाँ पे किसी दूसरी कंट्री के साथ हमारे विवाद ज्यादा है, तो वहां पर भी लोग ज्यादा रहना पसंद नहीं करते। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। जहाँ की सरकार की नीतियां लोगों के पक्ष में हो वहां पर लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं, और जहाँ शांति हो वहां रहना पसंद करते हैं। आर्थिक कारक में आ गया कि जहाँ जॉब्स मिलती है, लोगों को रोजगार मिलता है, जहां उनको संसाधन मिलते हैं, वहीं पर लोग जो है ज्यादा रहना पसंद करते हैं। कोई बिजनेसमैन है तो वो ऐसे क्षेत्र में रहना पसंद करेगा जिसके आसपास मार्केट हो, जहां पे वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके। तो इसीलिए इकोनॉमिक भी एक मेजर फैक्टर है जो पॉपुलेशन की डेंसिटी, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है। तो अब अगर जनसंख्या वितरण के आधार पर देखें तो ज्योग्राफिकली, भौगोलिक आधार पर भारत को कुछ पार्ट्स में बांटा गया है। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र और निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र। मतलब हाईली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ इंडिया, मॉडरेटली पॉपुलेटेड एंड लो पॉपुलेटेड और लेस पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ इंडिया। तो देखिए भौगोलिक आधार पर सबसे पहला जो है वो है डेंसली पॉपुलेटेड रीजन या सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। सघन जनसंख्या आमतौर पर मैदानी क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए इंडिया में सघन जनसंख्या हमें देखने को मिलती है पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में, और कोस्टल प्लेन्स जो है, तटवर्ती मैदान, यहाँ पर भी हमें सघन जनसंख्या देखने को मिलती, डेंस पॉपुलेशन। तो ये मैदानी क्षेत्र में परिवहन सुविधाएं हैं, कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियां, आराम से खेती कर सकते हैं। आपको पता है इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन कृषि पर निर्भर करती है, इसलिए ज्यादातर जनसंख्या यहाँ निवास करती है। तो भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एक तो नदन प्लेन्स में, उत्तरी मैदानी प्रदेश में और तटवर्ती मैदानी क्षेत्र में। उसके अलावा मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, तो मध्यम जनसंख्या जो है वो मुख्यतः पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है, प्लेटो रीजन में। अधिक जनसंख्या तो कहाँ है, मैदानी क्षेत्रों में। मध्यम जनसंख्या मॉडरेटली पॉपुलेटेड रीजन है प्लेटो रीजन, जहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं और काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर भी लोग रहते हैं। और मीडियम या मॉडरेटली पॉपुलेटेड रीजन ये है, ये पूरा का पूरा पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत का अधिकतम भाग आपको उसी एरिया में नजर आएगा। ये मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो ये मोस्टली प्लेटो रीजन है जहां मिनरल्स है, इंडस्ट्रीज है। और लास्ट जो है निम्न जनसंख्या वाला क्षेत्र, ये लो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला रीजन या तो माउंटेन रीजन है, पर्वतीय क्षेत्र जहां विषम स्थल आकृतियां या धरातल पाया जाता है, बिल्कुल डिफिकल्ट टेरेन है वहां पर, प्लस राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में जहां पानी की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता ज्यादा नहीं है, और प्रायद्वीपीय भारत के पेनिनसुलर इंडिया के कुछ इंटरनल पार्ट्स जहां पर थोड़ी शुष्कता है या सेमी एरिड कंडीशंस है। तो ये एक तो राजस्थान में माउंटेन रीजन में लो पॉपुलेशन है, निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र, और उसके अलावा ये प्रायद्वीपीय भाग के पेनिनसुलर इंडिया के इंटरनल पार्ट, आंतरिक भाग में ये कुछ एक क्षेत्र जहां सेमी एरिड कंडीशंस है, यहाँ पे भी जनसंख्या कम निवास करती है। इवन निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र में आपके अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी निम्न जनसंख्या, क्योंकि वहां तक जाना बहुत कठिन है, परिवहन सुविधाएं नहीं है। तो इस वजह से भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में। और पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो इंडिया को हम इन 3 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, और ये मैप भी बनाया जा सकता है। तो अब जो है हम ये देख चुके हैं, तो अब वितरण हम देख चुके हैं, तो अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या देखा जाता है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं वो जनसंख्या घनत्व होता है, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। जनसंख्या घनत्व यदि देखा जाए, अधिकतम जनसंख्या घनत्व भारत में राज्यों में सबसे ज्यादा घनत्व हमें बिहार में मिलता है, दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल, फिर है केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा।
केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखें, यूनियन टेरिटरीज में, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा है, फिर चंडीगढ़ में, फिर पुडुचेरी में, फिर दमन दीव में और लक्षद्वीप में। तो यूनियन टेरिटरीज बहुत छोटी छोटी हैं, इसलिए उनमें जनसंख्या घनत्व हमें ज्यादा देखने को मिलता है। छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, लीस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी हमें देखने को मिलती है स्टेट्स में, हमें देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम, फिर मिजोरम में, फिर सिक्किम में, मणिपुर और नागालैंड में। और न्यूनतम अगर हम यूनियन टेरिटरीज में देखें तो अंडमान निकोबार में काफी कम है जनसंख्या घनत्व। उसके अलावा दादरा नागर हवेली, लक्षद्वीप में तो अच्छा खासा है, दमन दीव और पुडुचेरी में भी अच्छा खासा है फिर भी, बट लीस्ट न्यूनतम किसमें, अंडमान निकोबार में। तो आपको इनमें से बेसिक जो फर्स्ट है, टॉप मोस्ट, वो याद रखना है कि राज्यों में अधिकतम जनसंख्या घनत्व बिहार में, केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली में, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश में और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार में। भारत की अगर जनसंख्या घनत्व को देखें तो इंडिया का एवरेज जो पॉपुलेशन डेंसिटी है जनगणना के आधार पर, सेंसस के बेसिस पे, तो इंडिया में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत में जनसंख्या घनत्व है। अब भारत में जब जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा जाए कि क्षेत्रीय वितरण बताइए, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन बताइए पॉपुलेशन डेंसिटी का, तो कैसे बता सकते हैं? आपको बताना है कि भारत में औसत एवरेज जो डेंसिटी है वो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। और डेंसिटी के बेसिस पर हम इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं घनत्व के आधार पर भारत को, औसत से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र और औसत घनत्व से ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, ज्यादा वाले और कम वाले, एवरेज से ज्यादा और कम। एवरेज क्या है? 382 जो इंडिया का है ये एवरेज है। तो अब देखते हैं कि कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें इस एवरेज से, औसत से ज्यादा जनसंख्या घनत्व है और कौन से ऐसे हैं जिनमें औसत से कम जनसंख्या घनत्व है। तो देखिए ये एक मैप बनाया जा सकता है, इस तरह से आपको भी एक मैप लेना है इंडिया का और उसको ऐसे ड्रॉ करना है। तो इसमें ये जो आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये औसत से ज्यादा घनत्व वाले राज्य हैं, और ये जो आपको दिख रहे हैं ब्लू से कलर के ये औसत से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। तो अब देखिए औसत से ज्यादा घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं। इसमें पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उसके अलावा केरल और यहाँ पे गोवा, दमन दीव, दादरा नागर हवेली, लक्षद्वीप, ये सब ज्यादा डेंसिटी वाले रीजन है, 382 से ज्यादा वाले, 382 से ज्यादा वाले। 382 से कम वाले जो क्षेत्र हैं वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, राजस्थान, गुजरात, ये एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये आपको ध्यान होने चाहिए, इस तरह से आप मैप ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जब हम जनसंख्या घनत्व का वितरण बताते हैं, डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं, तो हम उसको एक और तरीके से बता सकते हैं। हम इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं कुछ सेक्शंस में, जिसमें हम बता सकते हैं कि 900 से ज्यादा किसमें है, 600 से 900 के बीच में घनत्व डेंसिटी किस राज्य में है, 300 से 600 किसमें है और 300 से कम किसमें। तो वो भी अभी हम देख लेते हैं। तो ये जो है ये एक और तरीका है डेंसिटी को, डिस्ट्रीब्यूशन को बताने का। औसत वाला, एवरेज वाला जो था वो तो इजी था तरीका। आप इस तरह से 4-5 रीजन्स को भी दर्शा सकते हो इंडिया के मैप पर। तो इसमें अगर देखें तो सबसे पहला क्षेत्र है सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र, रीजन विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ये वो रीजन है जहां 900 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। और इसमें मुख्यतः जो आते हैं वो है दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन दीव, लक्षद्वीप, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो देखिए दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार और दमन दीव, पुडुचेरी और लक्षद्वीप, ये इसमें सम्मिलित है। दूसरा क्षेत्र है उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, वो तो था हाईएस्ट, सर्वाधिक वाला, और ये है उच्च, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी रीजन। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी रीजन में 600 से 900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं, और इसमें सम्मिलित है केरल, उत्तर प्रदेश, दादरा नागर हवेली। तो देखिए केरल, उत्तर प्रदेश और यहाँ पर दादरा नागर हवेली वो भी इसमें सम्मिलित है।
अब बात करते हैं मध्यम, मॉडरेट डेंसिटी वाले रीजन। मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र में 300 से 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं, 300 to 600 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसमें पंजाब, हरियाणा, असम, त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, ये सब सम्मिलित है। तो आप देखिए यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, ये गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अच्छा, जब सेंसस 2011 आया था तब तेलंगाना अलग नहीं था आंध्र प्रदेश से, तो आप केवल आंध्र प्रदेश लिखेंगे तो भी चलेगा। तमिलनाडु, झारखंड, यहाँ पर असम और त्रिपुरा, ये इसमें सम्मिलित है। अब जो है सेकंड लास्ट सेक्शन, निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, लो पॉपुलेशन डेंसिटी रीजन। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा सम्मिलित है। जैसे ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद यहाँ मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब इसमें सम्मिलित है। और सबसे लास्ट में आ जाता है 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी रीजन। इसमें है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरह से आप इंडिया का मैप बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है, आरएस के मेंस में, तो आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। सो ये आप मैप बनाइएगा। अब हम घनत्व के बाद बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, जनसंख्या वृद्धि की। जनसंख्या वृद्धि जब कहीं पर दर्शानी होती है तो सामान्यतः जनरली जो पॉपुलेशन ग्रोथ देखी जाती है, ग्रोथ रेट देखी जाती है, वृद्धि दर, वो वृद्धि दर दशकी आधार पर देखी जाती है, मतलब डिकेडल मैनर में, जिसमें हम क्या करते हैं, पूरे एक डिकेड की पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो देखते हैं। दशक का मतलब है 10 सालों की, 10 सालों में पॉपुलेशन में कितनी ग्रोथ रही वो बताया जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि दर जो है सामान्यतः दशकीय आधार पर दर्शाई जाती है, डिकेडल बेसिस पर दर्शाई जाती है। और पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसके लिए, उसको बताने के लिए बर्थ रेट, डेथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। बर्थ रेट मतलब इसमें जन्म दर, डेथ रेट मतलब मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर मतलब नेचुरल ग्रोथ रेट। तो इसमें बर्थ रेट जो है, जितनी भी बर्थ रेट होती है, जैसे 40 कहीं पर किसी दशक में 40 बर्थ रेट है, तो 40 बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है प्रति 1000 व्यक्ति जो है, प्रति 1000 व्यक्ति, एक दशक में कितने व्यक्ति पैदा होते हैं? 40 व्यक्ति पैदा होते हैं। और मृत्यु दर जो है, मान लीजिए 30 है, तो प्रति 1000 व्यक्ति कितने लोग मरते हैं एक दशक में? तो 30 लोग मरते हैं। तो ये इस तरह से डेथ रेट और बर्थ रेट पर 1000% बताई जाती है, प्रति 1000 व्यक्ति। और उसके अलावा डेथ रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट में जो डिफरेंस होता है, अंतर, अभी जैसे इन दोनों आंकड़ों में देखें तो डिफरेंस कितना है? 10 का। और ये जो 10 का डिफरेंस है, यही नेचुरल ग्रोथ रेट होती है। मतलब एक दशक में, एक डिकेड में प्रति 1000 व्यक्ति कितने लोग पैदा हुए? 40। उसमें से 30 लोग जो हैं वो तो मर गए, तो बच्चे कितने? 10 बचे। तो ये 10 जो हैं ये पॉपुलेशन में ऐड हुए हैं, ये एक्स्ट्रा आ गए, इसकी वजह से जनसंख्या जो है वो बढ़ गई है। तो इसीलिए असली जो आंकड़ा है जनसंख्या बढ़ने का, वो हमें पता चलता है प्राकृतिक वृद्धि दर से, नेचुरल ग्रोथ रेट से। अगर नेचुरल ग्रोथ रेट हाई है, उच्च है, इसका मतलब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और अगर प्राकृतिक वृद्धि दर में कमी आती है तो जनसंख्या कम, वृद्धि दर जो है कम रहती है। तो इसलिए बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में पता होना चाहिए। तो आप देखिए, अगर हम 1911 से लेकर 2011 तक देखें तो आप देखेंगे जन्म दर काफी उच्च रही है। पहले 49, 48, फिर 46, 45, 40, फिर वापस बढ़ी 42, फिर 41, फिर 38, अब कम होने लगी 30, 25 और 23। तो जन्म दर जो है पहले उच्च थी, 1900 के आसपास, 1911 के आसपास हाई थी बर्थ रेट, और धीरे धीरे बर्थ रेट जो है वो कम हो गई है। और मृत्यु दर जो है ये भी पहले उच्च थी, 43 थी, इसमें धीरे धीरे जो है वो कमी आई। अब यहाँ अचानक से मृत्यु दर बढ़ गई है, 47 हो गई है, क्योंकि 1921 में अकाल महामारी का काल था, उस समय बहुत से लोग मर गए थे, इसीलिए मृत्यु दर काफी उच्च रही थी उस समय।
फिर उसके बाद निरंतर मृत्यु दर में धीरे धीरे कमी आई। डेथ रेट में कमी आने के पीछे कारण है कि इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल होने लगी, स्वास्थ्य सुविधाएं, और स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जो लोग हैं वो ज्यादा जीवित रहने लगे। तो 47, 36, 31, 27, 23, 19, 15, 10, 8 और 7। तो जिस तरह से जन्म दर कम हो रही है, मृत्यु दर भी काफी कम, मृत्यु दर में, डेथ रेट में भी काफी कमी आ रही है समय के साथ। अगर आप बाकी सारे डेटा को, बीच वाले को हटाकर देखें तो 1911 में 49 थी बर्थ रेट 49 थी 1911 में, और 2011 में कितनी हो गई बर्थ रेट? 23 हो गई। और डेथ रेट जो है, मृत्यु दर, वो 1911 में 43 थी और अब घटकर कितनी हो गई? 7 हो गई। तो अगर आप देखेंगे ज्यादा कमी किस में आई है? ज्यादा कमी आई है डेथ रेट में। बर्थ रेट में इतनी ज्यादा कमी नहीं आई है जितनी कमी आई है डेथ रेट में, मृत्यु दर में, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण, मेडिसिन उपलब्ध होने के कारण लोग जीवित ज्यादा रह रहे। लोग रहने चाहिए जीवित, डेथ रेट कम होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बट उतनी ही तेजी से हमारी बर्थ रेट भी कम होनी चाहिए। हमारे यहाँ इंडिया की प्रॉब्लम पॉपुलेशन बढ़ इसलिए रही है क्योंकि बर्थ रेट इतना ज्यादा कम नहीं हो पा रही है। तो बर्थ रेट या जन्म दर जो है वो भी काफी कम होनी चाहिए। तो जन्म दर में कमी कम दर्ज हुई है, जबकि मृत्यु दर में कमी बहुत ज्यादा दर्ज हुई। और प्राकृतिक वृद्धि दर, नेचुरल ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो पहले 1911 में अगर 6 थी नेचुरल ग्रोथ रेट, तो अब 16 हो गई। तो पुराने समय से अब अगर देखें तो नेचुरल ग्रोथ रेट तो बढ़ी ही है, इसीलिए हमारी जनसंख्या जो है वो बढ़ ही रही है। तो जनसंख्या कब स्थिर स्तर पे पहुंच सकती है, स्टेबल लेवल पे कब पहुंच जाएगी? जब हमारी बर्थ रेट और डेथ रेट या तो बराबर हो या बर्थ रेट कम हो, जन्म दर कम हो मृत्यु दर की तुलना में। हम ये नहीं कह रहे कि मृत्यु दर बहुत ज्यादा हो, पर मृत्यु दर जितनी है उससे कम हो बर्थ रेट। जितने लोग आ रहे हैं उससे मतलब ज्यादा लोग जाएं, ऐसा मतलब उस तरह से रॉन्ग मैनर में मत लेना, बट बर्थ रेट जो है उसको कम होना चाहिए, तभी जाकर पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल होगी, नेचुरल ग्रोथ, प्राकृतिक वृद्धि भी कम होगी। तो विकसित देश जो होते हैं उनमें बर्थ रेट भी कम होती है, डेथ रेट भी कम होती है, तो दोनों बैलेंस रहती है, दोनों ही कम होती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ जन्म दर जो है वो ज्यादा है और मृत्यु दर जो है वो कम है। मृत्यु दर तो सही पहुंच गई, ठीक है, कमी होनी चाहिए, अच्छी बात है, बर्थ रेट को कम करना पड़ेगा। अब सरकार का यही टारगेट है कि बर्थ रेट को कम करे। अब जो है अगर जनसंख्या को देखें 1901 से लेकर 2011 तक जनसंख्या के ये आंकड़े हैं। अब ये नंबर्स तो फिगर एग्जैक्टली ऐसे तो याद होने नहीं, और वृद्धि दर भी बताई गई है कि ग्रोथ रेट क्या रही है, तो इस तरह से आपको ग्रोथ रेट भी सारे ईयर्स की तो याद रहेगी नहीं, बट बेसिक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। 1901 से लेकर 2011 तक इंडिया का अगर पॉपुलेशन की हिस्ट्री देखें तो उस आधार पर हम इंडिया को या इंडिया की पॉपुलेशन हिस्ट्री को कुछ पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं, खासतौर पर 4 प्रमुख पीरियड्स में या कालों में विभाजित कर सकते हैं। उन्हीं कालों में विभाजित करके अब हम पहले पढ़ते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि जो है उसके आधार पर भारत में ये 4 काल पाए जाते हैं। सबसे पहला काल मंद वृद्धि का काल, पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ। स्लो ग्रोथ क्यों हो रही थी? ऐसा नहीं है कि हमारी बर्थ रेट कम थी और डेथ रेट भी कम थी, ये स्लो ग्रोथ इसलिए हो रही थी क्योंकि बर्थ रेट हाई थी पर डेथ रेट भी हाई थी, खूब लोग आ रहे थे और खूब मर भी रहे थे। तो ये कोई तरीका नहीं होता कि खूब सारे लोग पैदा भी हों और खूब सारे लोग मर भी जाएं। डेथ रेट भी कम होनी चाहिए और बर्थ रेट भी कम होनी चाहिए। तो इसलिए स्लो ग्रोथ रही थी क्योंकि बहुत लोग मर रहे थे, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, अकाल महामारी की स्थिति थी। फिर पीरियड ऑफ स्टेबल ग्रोथ या स्थिर वृद्धि का काल जब आया, उस समय क्या हुआ? बर्थ रेट तो हाई रही, पहले जितनी ऊंची ही थी बर्थ रेट, पर जो डेथ रेट है उसमें थोड़ी कमी आ गई, और डेथ रेट में थोड़ी कमी आने के कारण ग्रोथ दिखाई देने लगी। तो स्थिर रूप से बढ़ना शुरू किया हमारी पॉपुलेशन। शुरू में कम थी पॉपुलेशन, फिर बढ़ना शुरू किया क्योंकि डेथ रेट कम होती गई, लोग ज्यादा समय तक जीवित रहने लगे, तो इसीलिए जो है धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ती गई, पॉपुलेशन की वृद्धि दर देखने को मिली। फिर आया तीव्र वृद्धि का काल। जैसे ही भारत आजाद हुआ, हमारे भारतवासी आजाद हुए, वैसे ही अचानक से जनसंख्या विस्फोट जो है वो प्रारंभ हो गया, बहुत ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की बढ़ गई, हाई ग्रोथ रेट, क्योंकि इस समय बर्थ रेट जो है
वो तो हाई थी, बट डेथ रेट में काफी ज्यादा कमी आ गई। मेडिकल फैसिलिटीज और सारी चीजें उपलब्ध थी, और इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे अधिकार भी मिल गए थे। तो इसी वजह से जो है डेथ रेट वगैरह तो काफी कम हो गई, पर बर्थ रेट बहुत ऊंची थी, हाई थी। इस वजह से पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी, विस्फोट की स्थिति से बढ़ी, मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन ही हुआ। अब जो है 1981 से लेकर 2011 के काल, इसमें घटती वृद्धि का काल है, मतलब डिक्लाइनिंग ग्रोथ। धीरे धीरे कंट्रोल कर रही है सरकार, भी कंट्रोल कर रही है, लोग भी थोड़े समझदार हो गए, लिटरेसी का लेवल बढ़ा है, इसलिए धीरे धीरे जो है लोग फैमिली प्लानिंग को अपना रहे हैं, 1 या 2 बच्चे करते हैं। सरकारी नौकरी में भी कुछ नियम निकाल दिए गए हैं कि 2 बच्चे होने चाहिए। इन सब सरकार की पहल के कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे बर्थ रेट थोड़ी कम होती जा रही है, कम हो रही है। फिर भी अगर डेथ रेट की तुलना में देखें, मृत्यु दर की तुलना में, तो अभी भी जन्म दर जो है उसको और घटना बाकी है, और घटनी चाहिए, ताकि हमारी पॉपुलेशन थोड़ा स्टेबल फॉर्म में आ सके, वरना हर 10 साल में हमारी पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो हम चाइना को पीछे ना छोड़ दे कहीं, तो इसलिए ये समस्या है। तो ये 4 पीरियड्स जो है, इनको एक एक करके अब हम डिटेल में देखेंगे, फिर इनकी समरी भी देख लेंगे एक साथ। तो सबसे पहला पीरियड जो है मंद वृद्धि का काल। ये मंद वृद्धि का काल कब से कब तक रहा, तो ये मंद वृद्धि का काल रहा 1901 से 1921 के बीच में। और इसमें मंद वृद्धि या स्लो ग्रोथ इसलिए हुई क्योंकि, अच्छा स्लो ग्रोथ कितनी हुई, तो 0.27% पर ईयर, प्रति वर्ष जो है जनसंख्या कितनी बढ़ रही थी, 0.2% पर एनम या पर एनुअल बेसिस पे ग्रोथ थी पॉपुलेशन की। और 1901 के शुरुआत में 23 करोड़ थे लोग इंडिया में, और लगभग धीरे धीरे कितने हो गए, 25 करोड़ हो गए 1921 के आसपास। तो 2 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन बढ़ गई, कितने डिकेड्स में, 2 दशकों में, 2 दशकों में 2 करोड़। और इस समय क्या था, बर्थ रेट, जन्म दर जो है वो काफी उच्च थी 48 के आसपास, पर मृत्यु दर भी काफी उच्च थी, और मृत्यु दर 47 थी। इसीलिए नेचुरल ग्रोथ कितनी होगी, 48 माइनस 47 1। तो प्राकृतिक वृद्धि दर जो है वो कितनी थी इस समय, 1 थी। इसी वजह से जनसंख्या बढ़ी तो सही, पर बहुत धीमी गति से बढ़ी, और 10 सालों में केवल 20 सालों में केवल 2 करोड़ ही जनसंख्या बढ़ पाई। इसीलिए इसे मंद वृद्धि का काल कहते हैं। इस समय मृत्यु दर इतनी उच्च क्यों थी, डेथ रेट इसलिए हाई थी क्योंकि 1921 में पड़ा था काल, मतलब उस समय जो है काफी समस्या थी, महामारी थी, भुखमरी की स्थिति थी, अकाल पड़ा था, और इस वजह से 1921 में हमारी जो ग्रोथ रेट है, जनसंख्या की वृद्धि दर, वो नेगेटिव भी रही थी, बहुत लोग मरे। और इस वजह से 1921 के दशक में जो डेटा आया था 1921 में, उसमें नेगेटिव ग्रोथ दर्ज की गई, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम थी 1921 में। और इसी वजह से 1921 को माना जाता है भारत का महान जननांकीय विभाजक, ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड मानते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन की हिस्ट्री में एक ग्रेट डिवाइड का काम किया। इसके बाद 1921 के बाद कभी हमारी ग्रोथ रेट नेगेटिव में नहीं रही। ये एकमात्र काल था जब नेगेटिव में हमारी ग्रोथ रेट रही, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा मर रहे थे 1921 वाले डिकेड के आसपास, क्योंकि उस समय महामारियां फैली हुई थी बहुत ज्यादा। तो ये आपको याद रखना, 1921 ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड है। अब जो है इसके बाद 1921 के बाद धीरे धीरे हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल हुई, और उसकी वजह से धीरे धीरे जो जनसंख्या है वो अब बढ़ना शुरू करेगी। यहाँ तक तो ठीक है, कंट्रोल थी, अब बढ़ेगी जनसंख्या। अब जनसंख्या जो यहाँ बढ़ना शुरू हुई इस पीरियड में, अब वो कितना बढ़ी, क्या हुआ, तो देखिए स्थिर वृद्धि का काल है, मतलब स्टेबल ग्रोथ। स्टेबल ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, देखिए तो स्टेबल ग्रोथ में क्या देखा गया कि डेथ रेट जो है उस पर कंट्रोल हो गया, मृत्यु दर थोड़ी जो है कंट्रोल कर ली गई, क्योंकि महामारियां वगैरह जो फैली हुई थी उन पर नियंत्रण पा लिया गया सरकार के द्वारा। तो इस वजह से महामारियां कम होने के कारण धीरे धीरे वृद्धि दिखाई देने लगी। जन्म दर तो ऊंची ही थी, हाई ही थी, डेथ रेट में हल्की सी कमी आ गई। इस वजह से पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई। तो इस पीरियड में कितना पॉपुलेशन बढ़ी, क्या हुआ वो देखिए। ये 3 दशक का इतिहास है जनसंख्या का, 1921 से 51, 21 से 31, 31 से 41, 41 से 51, 3 डिकेड्स, 3 दशक। इन 3 दशकों के दौरान पर ईयर, प्रति वर्ष जो जनसंख्या की वृद्धि दर्ज हुई वो है 1.45%, और जनसंख्या 25 करोड़ से बढ़कर लगभग 36 करोड़ हो गई, 36 करोड़।
पुराने वाले में देखा हमने 20 सालों में 2 करोड़ बढ़ी थी, इनमें 3 सालों में कितनी जनसंख्या बढ़ गई? 11 करोड़। 3 सालों में 11 करोड़। बर्थ रेट, जन्म दर जो है ये काफी उच्च थी, 40 के आसपास। इससे पहले वाले काल में कितनी थी? 48 थी, इस समय 40 के आसपास। और मृत्यु दर जो है वो घटकर हो गई 27। इससे पहले वाले काल में कितनी थी? 47 थी। तो मृत्यु दर तो घटी 20 के आधार पर, मतलब 20 कम हो गई, 47 से 27 हो गई। और डेथ रेट जो है वो 48 से केवल 40 हुई, केवल 8 जो % है वो कमी आई इसमें। तो इसीलिए डेथ रेट में कमी ज्यादा देखने को मिली, जबकि बर्थ रेट उसी तरह से ऊंची बनी रही, हाई बनी रही। इस वजह से प्राकृतिक वृद्धि दर अगर हम देखें, इन दोनों को माइनस करने से क्या निकलती है? नेचुरल ग्रोथ रेट। तो प्राकृतिक वृद्धि दर कितनी रही? 13। और इसी वजह से इस काल में धीरे धीरे हमें वृद्धि दिखाई देने लगी, इसलिए इसको स्थिर वृद्धि का काल कहते हैं। अकाल महामारियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया, जो फेमाइन्स हैं या फिर एपिडेमिक्स या पेंडेमिक्स जो हैं उनके ऊपर कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया। तो ये इस पीरियड में देखा गया। फिर आ जाता है पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ, मतलब तीव्र वृद्धि का काल। तीव्र वृद्धि के काल में भी 3 दशक की जनसंख्या का इतिहास देखने को मिलता है, 3 डिकेड्स। अब ये 3 डिकेड्स कौन कौन से हैं? तो 3 दशक, 1951 से 81, 51 से 61, 61 से 71, 71 से 81, ये 3 दशक का इतिहास है इसमें। तो प्रति वर्ष पर ईयर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ की रेट है वो कितनी हो गई? 2.9% हो गई। और पॉपुलेशन देखिए 36 से 36 करोड़ से हो गई 68 करोड़। 36 करोड़ से 68 करोड़ हो गई। जनसंख्या कितनी ज्यादा बढ़ गई, लगभग 2 गुना से भी ज्यादा, 2.5 गुना हो चुकी है पॉपुलेशन अब। तो इसीलिए जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली। और ये लगभग ये कितना हो गया, ये कैलकुलेट कर लेना। तो 3 दशकों में, 30 सालों में कितनी करोड़ों की जनसंख्या बढ़ चुकी है। और इस समय क्या हुआ? जन्म दर बहुत उच्च थी। भारत आजाद हो गया था 1947 में, उसके बाद क्या डेटा है? तो इस समय प्रति 1000 जो जन्म दर जो है वो काफी उच्च थी। और जन्म दर में जो कमी आई है वो बहुत कम आई। जन्म दर जो पहले 40 या 42 के आसपास थी वो अब घटकर 38 हो गई। बट ये कमी जो है जन्म दर में, ये केवल 4 प्रति 1000 की कमी आई है। केवल 4 नंबर जो है वो कम हुए हैं जनसंख्या के जन्म दर में, जबकि मृत्यु दर में कमी बहुत ज्यादा हुई। मृत्यु दर 27 से 27 से पहुंच गई मृत्यु दर 15 पर। डेथ रेट 27 से 15 पे आ गई। इसका मतलब डेथ रेट में जो कमी आई है वो 12 प्रति 1000 की कमी आई है, 12 की कमी आई है। तो बर्थ रेट में कमी केवल 4 की, डेथ रेट में कमी केवल 12 की। तो इसका मतलब जितनी जन्म दर कम होनी चाहिए उतनी कम हुई नहीं। डेथ रेट तो काफी कम हो रही है, जन्म दर उतना तेजी से कम नहीं हो रही थी। इसलिए क्या हुआ? जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। और जनसंख्या जो बहुत तेजी से बढ़ी, प्राकृतिक वृद्धि कितनी दर्ज हुई? नेचुरल ग्रोथ 23 की दर्ज हुई। इससे पहले नेचुरल ग्रोथ केवल 13 थी प्राकृतिक वृद्धि, अब प्राकृतिक वृद्धि 23 हो गई। तो जनसंख्या का बढ़ना स्वाभाविक था, क्योंकि जो है जो लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं, जा रहे कम है, आ रहे ज्यादा है। तो इसीलिए जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर्ज हुई। और 1951 को द्वितीय जननांकीय विभाजक माना जाता है, सेकंड डेमोग्राफिक डिवाइड मानते हैं। 1951 आजादी के बाद का पहला सेंसस जो है जनगणना, उस 1951 वाले काल को सेकंड डेमोग्राफिक डिवाइड बोला जाता है, क्योंकि इसके बाद अब जनसंख्या जो है भारत की बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर देती है। इसीलिए 1951 काफी इंपॉर्टेंट ईयर है। इससे पहले कौन सा था? 1921, जो कि फर्स्ट डेमोग्राफिक डिवाइड था, और ये 1951 सेकंड डेमोग्राफिक डिवाइड है, क्योंकि इसके बाद भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि प्रारंभ हो गई। 1961 से 71 का जो काल है, इस समय जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुई, जो कि थी 24.8% प्रति दशक। मतलब डिकेडल ग्रोथ जो है 24.8% रही 1961 से 71। तो सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या की वृद्धि, नेगेटिव में वृद्धि कब थी? 1921 में। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो देखी गई 1961 से लेकर 71 के डिकेड में।
61 से 71 के डिकेड में। इसका मतलब सेंसस जो था 1971 का, उसमें आया होगा ये डेटा। तो 24.8% की ग्रोथ रेट से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी। तो 1971 में भी पॉपुलेशन जो है उसकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हाई रही। पर डेमोग्राफिक डिवाइड किसको मानते हैं? 1921 को और 1951 को। ये दो आपको याद रखने वर्ष। अब इस तीव्र वृद्धि के बाद उसके बाद सरकार और सारे लोग और सब जो है उनको जानकारी मिली कि नहीं, पॉपुलेशन थोड़ी कंट्रोल्ड रहनी चाहिए। इसीलिए अब जो नेक्स्ट काल आएगा उसमें धीरे धीरे घटती वृद्धि का काल कहते हैं उसको। अब स्लो रेट से पॉपुलेशन बढ़ तो रही है पर धीमी गति से बढ़ रही है। घटती वृद्धि का काल, पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग ग्रोथ। इसमें क्या है कि अब जो पॉपुलेशन प्रति वर्ष बढ़ रही है 2.5% बढ़ रही है, 2.5 गुना या 2.5% बढ़ रही है। इससे पहले तीव्र वृद्धि वाले काल में आप देखेंगे तो थोड़ा 2.9% के आसपास पहुंच गई थी प्रति वर्ष वृद्धि दर। अब जो है कितनी हो गई? 2.5% हो गई। और पॉपुलेशन बढ़कर 68 करोड़ से हो गई 121 करोड़। और बर्थ रेट जो है, जन्म दर, उसमें 38 से कमी आकर 23 पहुंच गई जन्म दर। और मृत्यु दर 15 से कमी आकर 7 पर पहुंच गई। तो बर्थ रेट में कमी आई 15 की और डेथ रेट में कमी आई 8 की। ज्यादा कमी किस में आई? बर्थ रेट में। बर्थ रेट में ज्यादा कमी आने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ी तो सही, पर थोड़ा धीमी गति से या धीरे धीरे अगर इसी तरह से बर्थ रेट को कम करते रहे तो पॉपुलेशन कम भी हो जाएगी। तो इस तरह से। और प्राकृतिक वृद्धि जो है, नेचुरल ग्रोथ, वो 23 से कम होकर और 16 हो गई। और नेचुरल ग्रोथ ही एक वास्तविक आंकड़ा है। जो ये नेचुरल ग्रोथ है ये कम होनी चाहिए। ये 1-2 पर जब पहुंच जाएगी तो हमारी पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल हो जाएगी। और इसके प्रमुख कारण क्या है कि जनसंख्या वृद्धि घट क्यों रही है? क्योंकि परिवार नियोजन के कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं और काफी सफलता से चलाए जा रहे हैं। अब इंडिया जो है, जननांकिकीय संक्रमण या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो होता है उसमें अलग अलग स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। इंडिया जो है तृतीय अवस्था में, जननांकिकीय संक्रमण की तृतीय अवस्था में, क्योंकि अभी भी भारत की प्राकृतिक वृद्धि दर जो है वो उच्च है। अब ये 3 अवस्थाएं क्या होती है? तो देखिए, पहली अवस्था में तो क्या होता है? बर्थ रेट भी हाई होती है, डेथ रेट भी हाई होती है। ये पहली अवस्था हमने देखी कब? 1921 में। दूसरी अवस्था में क्या होती है? बर्थ रेट तो हाई होती है, जन्म दर तो उच्च होती है, डेथ रेट में, मृत्यु दर में कमी आ जाती है। ये दूसरी स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है? बर्थ रेट में कमी आना शुरू हो जाती है, बट अभी भी बर्थ रेट हाई ही होती है, कमी आना शुरू हो जाती है। डेथ रेट में भी कमी आना शुरू हो जाती है, पर अभी भी नेचुरल ग्रोथ जो है, प्राकृतिक वृद्धि, काफी उच्च रहती है। अगली स्टेज क्या आएगी? जिसमें बर्थ रेट काफी कम हो जाएगी, डेथ रेट भी काफी कम हो जाएगी और नेचुरल ग्रोथ जो है, प्राकृतिक वृद्धि दर, वो भी कम हो जाएगी। तो जब हमारी प्राकृतिक वृद्धि दर कम होगी तभी भारत की जनसंख्या जो है वो कंट्रोल हो पाएगी। अभी थर्ड स्टेज में, धीरे धीरे इंडिया फोर्थ स्टेज में जब जाएगा तो पॉपुलेशन काफी कंट्रोल हो जाएगी। अब ये जननांकिकीय संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो मॉडल है वो इस तरह से दर्शाया जाता है। जैसे ये जो है, इसमें अगर आप देखें तो ये ऊपर जो ग्रीन कलर का लाइन है ये बर्थ रेट को बताता है, नीचे वाला लाइन डेथ रेट को बताता है। तो जब फर्स्ट स्टेज में होती है कोई भी कंट्री, पहले चरण में, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? बर्थ रेट भी ज्यादा होती है, डेथ रेट भी ज्यादा होती है, मृत्यु दर, जन्म दर दोनों ही उच्च होती है। इसीलिए जितने लोग पैदा होते हैं वो मर भी जाते हैं, इसलिए जनसंख्या ज्यादा वृद्धि जनसंख्या में दर्ज नहीं होती। दूसरी चरण में, स्टेज में क्या होता है? बर्थ रेट जो है, जन्म दर तो पहले के जैसी ही पूर्ववर्त रूप से उच्च रहती है, जबकि मृत्यु दर जो है, डेथ रेट, उसमें काफी कमी आती है। और कमी आने के कारण जो है लोग, प्राकृतिक वृद्धि जो है, ये बीच में, इन दोनों के बीच का गैप क्या होता है? प्राकृतिक वृद्धि, नेचुरल ग्रोथ बढ़ जाती और प्राकृतिक वृद्धि बढ़ने के कारण जनसंख्या भी बढ़ने लगती। तीसरे चरण में, थर्ड स्टेज में क्या होता है? बर्थ रेट भी अब नीचे आना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई, डेथ रेट भी कम हो रही है, बट कम होने की दर जो है, डेथ रेट की, मृत्यु दर की कम होने की दर थोड़ी धीमी पड़ गई, और जन्म दर जो है उसकी कम होने की दर काफी तेज है। इसीलिए धीरे धीरे प्राकृतिक वृद्धि जो है हो तो रही है, पर धीरे धीरे प्राकृतिक वृद्धि अब कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में जो गैप है धीरे धीरे कम होगा। अभी इंडिया इस स्टेज में, और जब इंडिया चौथे स्टेज में पहुंच जाएगा तो हमारी बर्थ रेट काफी घट जाएगी, डेथ रेट भी काफी घट जाएगी, इसलिए पॉपुलेशन जो है एक स्टेबल स्टेज पर पहुंच जाएगी, एक स्थिर अवस्था पे पहुंच जाएगी।
तो इसीलिए इंडिया इस तीसरे चरण में अभी। और तीसरे चरण, इन सब के लिए चरण के लिए एक पिरामिड बनता है। जैसे यहाँ पर ये जो पिरामिड आपको दिख रहा है, इसमें नीचे कम उम्र के लोग हैं और ऊपर आते आते अधिक उम्र वाले लोग हैं। तो जब ये बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई होती है, जन्म दर मृत्यु दर, तो लोग पैदा तो ज्यादा होते हैं पर बुढ़े बहुत ही कम बचते हैं। मतलब पैदा होते ही मिडिल एज में लोग मर जाते हैं, इसलिए अंतिम अवस्था तक बहुत ज्यादा एज 60-65 की एज बहुत ही कम लोग प्राप्त कर पाते हैं। फिर जैसे जैसे सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ती है, वैसे वैसे जो लोग हैं वो जन्म भी ज्यादा लेते हैं, पर आगे लेटर एज तक, मतलब 60s के आसपास तक काफी लोग जीवित रहते हैं। और फिर उसके बाद जब जैसे ही कंट्रोल होने लगती है पॉपुलेशन, मतलब बर्थ रेट थोड़ी कम हो रही है, जन्म दर जो जैसे जैसे थोड़ी कम होने लगती है, वैसे वैसे नीचे जो है पिरामिड का नीचे वाला भाग वो थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, उसका विस्तार थोड़ा कम हो जाता है। और ऊपर जाने वाले जो लोग हैं, मतलब अधिक उम्र के जो लोग हैं, वो ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। 60 से ज्यादा जीवित रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। और अगर फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी मेडिकल की, तो लोग जितने पैदा होंगे वो काफी लंबी आयु प्राप्त करेंगे। और ऊपर से पिरामिड कैसा हो चुका है, गोल हो चुका है, नुकीला नहीं, गोल हो चुका है। तो इस तरह से गोल हो जाएगा भविष्य में जो है। इस तरह से भारत ऐसी स्थिति में पहुंचेगा जहां जितने लोग जन्म ले रहे हैं वो काफी लंबी आयु प्राप्त करेंगे और जनसंख्या जो है वो कंट्रोल रहेगी, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही सीमित रहेंगी। और इस स्टेज पे इंडिया को पहुंचना है, अभी तक पहुंचा नहीं है इंडिया। इसी को सेम डायग्राम से इस तरह से भी दर्शाया जाता है, पर दोनों एक ही बात है। अब अगर देखें, ये जो सारे हमने स्टेजेस किए पॉपुलेशन के, इनको अगर देखा जाए तो 1901 से 1921 तक का काल, जनसंख्या 23 से 25 करोड़ हो गई। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 0.27 करोड़, बर्थ रेट 48, डेथ रेट 47, प्राकृतिक वृद्धि 1। 1921 से 51 के बीच में 25 से 36 करोड़ बढ़ी जनसंख्या। और एनुअल ग्रोथ जो है वो वार्षिक वृद्धि रही 1.45। 40 से बर्थ रेट जो है 40 रही, डेथ रेट 27 और नेचुरल ग्रोथ 13 की रही। 1951 से 81 में 36 से 68 जो है करोड़ वो हो गई जनसंख्या, और 2.9% के आसपास एनुअल ग्रोथ रही। 38 बर्थ रेट, 15 जो है डेथ रेट, और नेचुरल ग्रोथ रेट प्राकृतिक वृद्धि दर 23 रही। 1981 से 2011 के बीच में 68 से 121 करोड़ हो गई जनसंख्या। जनसंख्या की वृद्धि दर में अब कमी आई, देखिए 2.9 से 2.5 हो गई। बर्थ रेट कम हुई, 23 हो गई। डेथ रेट जो है वो और भी कम हो गई, और इसकी वजह से जो है जो नेचुरल ग्रोथ है उसमें कमी आई, प्राकृतिक वृद्धि में, क्योंकि बर्थ रेट जो है वो काफी कम हुई है, इसलिए प्राकृतिक वृद्धि की में कमी आने लगी। और भारत जो है अपने तृतीय अवस्था में पहुंच गया है जननांकिकीय संक्रमण के, जल्द ही चौथी अवस्था में भी पहुंच जाएगा, और भगवान करे जल्दी पहुंच जाए, ताकि जो है पॉपुलेशन स्टेबल हो जाए और विस्फोट की स्थिति जो है वो ना रहे। तो ये है भारत की पॉपुलेशन जनसंख्या का इतिहास, और इस तरह से भारत में जनसंख्या जो है उसकी वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि, ये तो इतिहास देखा, अभी एट प्रेजेंट जो है सेंसस 2011 उसके अनुसार कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि दर्ज हुई है, कौन से राज्य में सबसे कम हुई है, वो हमें देखना बाकी है, तो उसको भी देखेंगे। तो भारत की 2001 से 11 के बीच में जो दशकीय वृद्धि रही है, डिकेडल ग्रोथ, वो 7.7% रही है। और 1951 के बाद पहली बार भारत की दशकीय वृद्धि दर, डिकेडल ग्रोथ रेट 20% से कम रही है, वरना 1951 के बाद हमेशा 20% से ज्यादा रही है हमारी दशकीय वृद्धि दर। और दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक कमी जो है डिकेडल ग्रोथ में, सबसे ज्यादा कमी लेकर आने वाला राज्य महाराष्ट्र है। और न्यूनतम कमी, सबसे कम कमी जो आई है इसमें दशकीय वृद्धि में, वो आंध्र प्रदेश में दर्ज हुई है, सबसे कम कमी। और छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ये ऐसे राज्य हैं जिनमें डिकेडल ग्रोथ में दशकीय वृद्धि दर में कमी नहीं आई। बाकी सब राज्यों में कमी आई, इनमें कमी नहीं आई। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कमी नहीं आई, बाकी सब राज्यों में कमी आई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वृद्धि दर जो है दशकीय, उसमें कमी दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुडुचेरी में नहीं दर्ज हुई, बाकी सब में दर्ज हुई। अब देखिए दशकीय वृद्धि दर, डिकेडल जो ग्रोथ रेट है, डिकेडल ग्रोथ रेट में हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट किस में पाई जाती है, तो मेघालय में सबसे ज्यादा है दशकीय वृद्धि दर 27.9, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश,
फिर बिहार, जम्मू कश्मीर और मिजोरम, ये तो राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा नागर हवेली सबसे आगे है, दमन और दीव, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़। न्यूनतम वृद्धि जो है, सबसे कम जो डिकेडल ग्रोथ रही है वो नागालैंड में रही। नागालैंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नेगेटिव में ग्रोथ रही है। नागालैंड में -0.6% रही है नेगेटिव ग्रोथ, ये याद रखना है। केरल में भी कमी आई है, केरल में भी वृद्धि कम हुई है, गोवा में कम हुई है, आंध्र प्रदेश में कम हुई है, हिमाचल प्रदेश में कम हुई है, सिक्किम में कम हुई है, लक्षद्वीप में कम हुई है, दशकीय डिकेडल ग्रोथ कम हुई है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, ये यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें डिकेडल ग्रोथ काफी कम है। ये स्टेट्स हैं, राज्य जिनमें डिकेडल ग्रोथ काफी कम है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये सीधे डेटा है, आपको नोट डाउन ही करने हैं। अब देखिए दशकीय वृद्धि इंडिया की कितनी है डिकेडल ग्रोथ? 17.7%। अच्छा, इंडिया की जो डिकेडल ग्रोथ देखी अभी हमने 17.7%, इसमें अगर हम मेल और फीमेल का डेटा देखें, मेल और फीमेल का, तो मेल की जो डिकेडल ग्रोथ रही है वो 17.1% रही है, फीमेल की डिकेडल ग्रोथ 18.1% रही है, 18.1%। तो दशकीय वृद्धि महिलाओं की ज्यादा दर्ज हुई है पुरुषों की तुलना में। ये प्री में अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। महिलाओं की दशकीय वृद्धि 2011 के सेंसस में ज्यादा है, 18.1%। और अब दशकीय वृद्धि जो कि 17.7 है, तो औसत से ज्यादा और औसत से कम दशकीय वृद्धि वाले राज्यों को हम डिवाइड कर सकते हैं। ये जो आपको ऑरेंज से कलर के दिख रहे हैं, ये डिकेडल ग्रोथ इनमें 7.7 से ज्यादा है और बाकी वालों में 7.7 से कम है। तो जिनमें ज्यादा है वो है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यहाँ पर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, यहाँ पर दमन दीव, दादरा नागर हवेली, पुडुचेरी, इन सब में डिकेडल ग्रोथ जो है वो 17.7% से ज्यादा रही है। बाकी एरियाज में कम रही है, जैसे ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यहाँ पर सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उसके बाद ये उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अलग अलग नहीं बताने, आंध्र प्रदेश, गोवा, ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में डिकेडल ग्रोथ दशकीय वृद्धि दर 17.7% से कम रही। ये मैप बनाइएगा, आपको याद हो जाएगा मैप बनाने से। अब बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर के आधार पर डिकेडल ग्रोथ के बेसिस पर इंडिया को डिवाइड किया जा सकता है 3 क्षेत्रों में, 3 रीजन्स में। एक तो अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र, जहां पर 30% के आसपास या उससे ज्यादा, 30% से ज्यादा जहां पर दशकीय वृद्धि दर रही है वो राज्य। तो ये है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रीजन्स ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो इसमें मुख्यतः दादरा नागर और दमन और दीव है, जिनकी 50% के आसपास या 55% के आसपास है। तो दादरा नागर हवेली, दमन और दीव, ये 30% से ज्यादा वाले हैं, ओनली यही है, बाकी सब में किसी में भी 30% से ज्यादा नहीं। मॉडरेट ग्रोथ रेट किसमें रही? मध्यम जनसंख्या वृद्धि रही ऐसे क्षेत्रों में जहां 20 से 30% के आसपास जो है जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुई। इसमें सम्मिलित है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अच्छा, इसी में देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, सो इन सब क्षेत्रों में। और जिनमें 20% से कम रही दशकीय वृद्धि वो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये सारे राज्य। तो इस तरह से पॉपुलेशन से रिलेटेड आज जो है हमने 3 टॉपिक्स देखे। एक तो जनसंख्या का वितरण जो असमान है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो अनइवन है। दूसरा हमने देखा कि डिकेडल ग्रोथ जो है, अच्छा, फिर दूसरा हमने देखा घनत्व, जनसंख्या का घनत्व कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। तीसरा हमने देखा दशकीय वृद्धि, और वृद्धि का इतिहास भी देखा, और अभी एट प्रेजेंट जो सेंसस के अकॉर्डिंग दशकीय वृद्धि है वो भी देखी। तो इस तरह से आपको ये जो है टॉपिक तैयार करना है।
आरएस के स्टूडेंट्स जो हैं मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस करें। लास्ट ईयर क्वेश्चन बना था कि 5 नंबर में क्वेश्चन बना था कि 1901 से लेकर 2011 तक भारत में जो जनसंख्या की वृद्धि दर्ज हुई है या वृद्धि का जो इतिहास है उसके बारे में बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन सीधे बन जाते हैं, तो आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए, बाकी जो है पॉपुलेशन का सेकंड पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे, और तब तक आप इसको याद कीजिए, रिवाइज कीजिए और मैप्स बनाइए। ओके, थैंक यू।